Now we'll be discussing briefly the electron transport chain. We know that the process or the phenomena of electron transport chain and oxidative phosphorylation occurs in the mitochondria, and to be precise in the inner mitochondrial membrane. So before we'll talk about the structure, हमारे पास जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके जो इनर मेम्ब्रेन है, दिस वन ये लेबल किया हुआ है, ये इनर मेम्ब्रेन है ये। तो मेम्ब्रेन के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर आपके कॉम्प्लेक्सेस पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर आपकी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के ऊपर आपका आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है। हमें पता है कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। सो ऊपर आपका आउटर मेम्ब्रेन होता है, फिर आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आता है, और फिर आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आता है, और फिर आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ऑलरेडी पता थी कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कोई रोल नहीं होता, दैट इज़ वाई आई हैव ड्रॉन इट ओवर हियर। लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर ही आपके सारे कॉम्प्लेक्सेस पड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉ इट टू मेक यू अंडरस्टैंड। So now we'll start with the electron transport chain. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्सेस होते हैं 1, 2, 3, 4, जिनकी डिटेल्स हमने लेक्चर में डिस्कस की हैं। कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है, इसके पास एंजाइम होता है एक NADH डिहाइड्रोजनेस। तो जब NADH आता है कॉम्प्लेक्स 1 के पास, तो ये एंजाइम इसमें से ये डॉटेड हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और कॉम्प्लेक्स में जाके ये हाइड्रोजन स्प्लिट हो जाता है इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स 2 में पास हो जाता है, और जो प्रोटॉन है वो ऊपर पास हो जाता है इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स 2 में भी एक एंजाइम होता है विच इज़ द FADH डिहाइड्रोजनेस। इसका भी वही काम है कि इसने FADH में से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके उसको इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में शिफ्ट कर देना है। ये कॉम्प्लेक्स 2 अपना इलेक्ट्रॉन पास कर देगा टूवर्ड्स अबिक्यूनोन। This is ubiquinone which connects complex 1 and 2 to complex 3. So FAD में से जो हाइड्रोजन निकला वो भी इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट हो गया और प्रोटॉन में शिफ्ट हो गया। जो FAD का प्रोटॉन होता है वो कॉम्प्लेक्स 3 से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स 2 में से इलेक्ट्रॉन होता है वो पास हो जाता है टूवर्ड्स द अबिक्यूनोन। ये जो बात बताई कि FAD का जो प्रोटॉन है वो कॉम्प्लेक्स 3 से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाता है, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। सो इवन इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट, जस्ट रिमेंबर द सेम फैक्ट कि कॉम्प्लेक्स 2 ने जो एक्सट्रैक्टेड हाइड्रोजन होगा फ्रॉम FADH2 उसको कन्वर्ट करना है इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब जब कॉम्प्लेक्स 1 और 2 में सेग्रीगेशन हो गई इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास कर जाएंगे फ्रॉम द अबिक्यूनोन टू कॉम्प्लेक्स 3, और जो प्रोटॉन्स थे वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ऑलरेडी पास हो चुके हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 में जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम है उसमें से ये पास करेंगे फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3, और उसके बाद साइटोक्रोम C में से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे पास करेंगे इनटू कॉम्प्लेक्स 4। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स 4 से ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये पास होंगे इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएंगे, वहाँ ये रिएक्ट करेंगे विद 2 प्रोटॉन्स एंड वाटर ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स में 2 प्रोटॉन्स डाल दो तो क्या बन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स, और 2 हाइड्रोजन एटम्स में अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपके पास वाटर बन रहा होता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स 4 come into the mitochondrial matrix, oxygen accepts these protons and converts into water। कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती कि अगर सब कुछ वाटर ही बनना तो इस सारी कहानी का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है जो ये ऊपर गेम चल रही है, ऊपर जो प्रोटॉन्स बनते जाते जा रहे हैं आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम हाइड्रोजन इनटू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ऊपर प्रोटॉन्स बनते जा रहे हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इंक्रीज़ होती जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा हो गए हैं कंपेयर टू यहाँ प्रोटॉन्स या H+ हमारे पास ज़्यादा है। सो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है, अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की, जो कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स 5 होता है ATP सिंथेज। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट विद इन द
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है जो कि एटीपी सिंथेज होता है। ये एटीपी सिंथेज एक आयन चैनल है जो कि इन प्रोटॉन्स को पास करवाएगा फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो प्रोटॉन्स विल पास from the intermembrane space into the mitochondrial matrix and they will move downhill from a region of higher concentration to a region of lower concentration। और जब भी कोई चीज़ डाउनहिल मूव करती है तो वो एनर्जी रिलीज़ करवाती है। इसकी एग्जांपल इस बात से याद रखें कि आपको एनर्जी चाहिए होती है सीढ़ियाँ चढ़ने में। एक पहाड़ की ऊंचाई चढ़ने के लिए यू नीड मोर एनर्जी। अप हिल मूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन डाउन हिल मूव करने के लिए, चढ़ाई से नीचे उतरने के लिए, पहाड़ से नीचे उतरने के लिए आपको कम एनर्जी चाहिए होती है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाती है। सिमिलरली जब एक रीजन में एक चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो जिसने जब डाउन हिल मूव करना है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो वो एनर्जी रिलीज होगी। तो जब प्रोटॉन्स एक रीजन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब ये मूव करते हैं तो ये एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी हेल्प करती है एडीपी को एटीपी बनाने में। तो ये जो एटीपी बना है ये फिर आपकी बॉडी यूज़ करती है एज अ सेलुलर एनर्जी एंड दैट इज़ वाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो आई होप ये बहुत ईजीली और ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया है। तो जो अगर एटलीस्ट ये समरी नोट्स को भी गौर से सुन लेगा और बना लेगा ना, उसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को अंडरस्टैंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।